आपके लिए तो 52 देश हैं, मुसलमानों से कहा जाता है, ईसाइयों से कहा जाता है आपके लिए दर्जनों देश हैं, लेकिन हिंदुओं का तो एक ही देश है। तुमको इतना बदनाम कर दिया गया आम लोगों की नज़र में, जैसे राहुल गांधी के लिए पप्पू कह देना। 2023 में आप आज़ाद कैसे हैं, आप जेल के बाहर बैठे कैसे? मुझे बाकायदा लोग फ़ोन करके कहते हैं कि तुम क्यों नहीं अरेस्ट हुई अभी। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं हताश या निराश या मतलब मुझे दुखी करना बहुत मुश्किल है। दुश्मनी के दौर में दोस्ती की हिम्मत करने के लिए और इतने सारे दोस्त यहाँ पर आ गए हैं। बिल्कुल वही दौर आ गया है जब बिल्कुल लौ बुझ रही है और सब एक तरह से एक घेरा बना के बैठ जाएं। कम ही लोग हों चाहे, लेकिन अगर अपने अपने हाथ लगा के घेरा बना के बैठेंगे तो मुझे लगता है और मुझे उम्मीद है कि हम इस चिराग को बुझने नहीं देंगे। शिबा ने अभी जिक्र किया उस बदकिस्मत दिन का जब न्यूज़ क्लिक के ऊपर ये पूरा हमला किया गया। आप यकीन जानिए, मुझे बचपन से मेरी मदर बताती हैं कि मैं बहुत बहादुर रही हूँ। मतलब मैं जब 2 साल की थी और ज़ू मुझे लेके गई थी वहाँ पे, तो मैं शेर की दहाड़ से भी नहीं डरी थी। तब से वो मेरा एग्ज़ाम्पल देती हैं। लेकिन ये दिन ऐसा था जिस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बैठी हुई थी और मुझे ऑफ़िस के लिए जाना था, तैयार होना था। पार्ट ऑफ माई जॉब इज़ ऑल्सो टू लुक प्रेजेंटेबल। मुझे शावर करना था, साड़ी पहननी थी, मेकअप करना था, शो करना था और अपने दिमाग को जो एक इंटेग्रिटी बनाकर कुछ ऐसा कहना था जिसका कोई मतलब भी समझ में आए लोगों को। मैंने पिछले 10 साल में कम से कम, उससे पहले तो मुझे याद नहीं है, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि एक ऐसा अटैक, मतलब जो रिस्पॉन्स टू दिस अटैक वॉज दैट आई फ्रोज। 2-3 घंटे तक मैं अपने लिविंग रूम में बैठी थी और मुझे ये मालूम नहीं था कि करना क्या है। मतलब खाना खाना है, कपड़े चेंज करने हैं, बोलना है ड्राइवर को, ऑफिस जाना है। और 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद जब घर में कुछ लोगों ने कहा कि एग्जैक्टली व्हाट आर यू अप टू, इट्स नाउ 3 o'clock एंड यू आर स्टिल होम, तब जाके लगा कि किसी ने हिलाया और फिर मैं किसी भी तरह से उसी स्टेट में आई चेंज एंड आई वेंट टू ऑफिस। वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, थोड़ी सी राहत हुई और ये अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ मेरी ही स्टेट नहीं थी। और आप ये यकीन जानिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा इसमें मैं गिरफ़्तार नहीं हुई थी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, मेरी फैमिली पे हमला नहीं हुआ था, लेकिन मेरी फ्रेटर्निटी पे हमला हुआ था। जो मेरी सबसे बड़ी बरादरी है, पत्रकार बरादरी, जो मेरी सबसे प्रोमिनेंट पहचान है, उस पर हमला हुआ था, मेरे जैसे लोगों पर हमला हुआ था। तो ये बिल्कुल ऐसा वक्त आ गया है। मुझे कल एक कैलिफोर्निया से एक प्रोफेसर का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि वो करीब 20-30 इस तरह के जर्नलिस्ट का इंटरव्यू करना चाहती हैं जो अभी भी आज़ाद आवाज़ के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो अभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म करते हैं। मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई और मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रही हैं, ऐसे 20-30 लोग अब हिंदुस्तान में नहीं हैं। 20-30 140 करोड़ लोगों के मुल्क में अभी 20-30 ऐसे जर्नलिस्ट नहीं बचे हैं, सिर्फ 5-7 नाम लेकर। और मैं अगर आपसे कहूँगी तो आप यहाँ पर नाम लेके बता देंगे कि वो कौन से वो जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ उतने ही बचे हैं। खैर, यहाँ बात हो रही है दोस्ती की, तो हमें ये भी समझना है कि आखिर ये दुश्मनी हो कैसे रही है। अभी मैंने ट्वीट किया कि ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। उस ट्वीट के बहुत सारे जवाब थे। उस जवाब में जो कई जवाब थे उनमें से ये था कि जब सेक्युलर का मतलब एंटी हिंदू, सेक्युलर का मतलब ये एंटी हिंदू गैंग यहाँ पर आकर फिर से बातचीत कर रहा है। आप यकीन जानिए, ऐसा नहीं था कि ये कोई IT सेल का व्यक्ति था, उसने कोई ऐसी बात कह दी थी जो बाकी लोग जिस पर सहमत नहीं हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात हो रही है, जिस फाशीवादी राजनीति की बात हो रही है, जिस डिवीज़न का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस नफ़रत का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी जड़ में ये है कि सेक्युलर का मतलब एंटी हिंदू। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक न कोई दोस्ती होगी, न कोई दुश्मनी ख़त्म होगी। और ये चिराग जिसको घेरा बनाकर हम बैठने की बात कर रहे हैं, वो न जाने कब बुझ जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और पूरा जो घना अंधेरा ये जो छा रहा है, ये और ज़्यादा घना हो जाएगा और पूरी दुनिया के लिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं। इफ़ इंडिया गोज़ डाउन,
इट टेक्स द वर्ल्ड विद इट। दुनिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। ये कोई छोटा मोटा 1-2-4 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़े आबादी वाला मुल्क है, और दुनिया के लिए बहुत सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिक्र ये हो रहा है कि जब हम कहते हैं सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इन सब का मतलब आज के वक्त में इन शब्दों को डिमोनाइज किया गया है कि सेक्युलर का मतलब होता है एंटी हिंदू, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो हिंदुओं का ये देश है, जो हिंदुओं के लिए एक ही तो देश है पूरी दुनिया में। ये कहा जाता है कि भाई आपके लिए तो 52 देश है, मुसलमानों से कहा जाता है, ईसाइयों से कहा जाता है आपके लिए दर्जनों देश हैं, लेकिन हिंदुओं का तो एक ही देश है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब को देश के एक बड़े हिस्से को ये बताने में आरएसएस, बीजेपी और इनका पूरा जो भगवा परिवार है, ये पूरे तरीके से कामयाब हो चुके हैं कि जब हम सेक्युलर कहते हैं इसका मतलब होता है एंटी हिंदू। तो यहाँ मेरी नज़र में इसका एक बड़ा सल्यूशन ये है कि इस शब्दावली को, ये जो लैंग्वेज है, पार्ट ऑफ माई जॉब इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड लैंग्वेज द वे इट इज़ अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कि इसको दोबारा से एक तरह से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेक्युलरिज्म ही कहें। इन शब्दों को इतना बदनाम कर दिया गया आम लोगों की नज़र में, जैसे राहुल गांधी के लिए पप्पू कह देना, तो 150 दिन की तपस्या लगी राहुल गांधी को उस एक पप्पू जो टैग उनके ऊपर पता नहीं कितने सालों से जो चिपकाया गया था, उसका एक हिस्सा उन्होंने सिर्फ धोया है अब। तो इसीलिए इतनी ही बड़ी कोई एफर्ट लगेगी जिसमें हम इन शब्दों को दोबारा से परिभाषित करें, इनको दोबारा से डिफाइन करें। एक तो नंबर 1 ये सोल्यूशन। रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसके लिए भी एक कन्वीनियंट टर्म है ये। सेक्युलर है जब तक कि फ़ायदा है, क्योंकि सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी का फ़ायदा है, इसलिए सेक्युलर है। लेकिन जहाँ मेजॉरिटी में देखे जाते हैं उसी धर्म के लोग, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो मुसलमान हों, उनको भी मेजॉरिटेरियन बनने में बहुत देर नहीं लगती है। तो इसलिए ये कन्वीनियंस है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन भारत में इसका कॉन्टेक्स्ट चूँकि बड़ी आबादी हिंदुओं की है, जो ब्रेन वॉश है वो हिंदुओं का किया जा रहा है, वोट जो है वो उनका मांगा जा रहा है, उन्हीं की बेसिस पे सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो इस तरह से एक नई लैंग्वेज को डिफाइन और डिवाइस करना पड़ेगा, जिसमें सेक्युलरिज्म का मतलब मेरी भलाई, सेक्युलरिज्म का मतलब मेरे परिवार का वेलफेयर, सेक्युलरिज्म का मतलब मेरा अपना फ़ायदा, मेरे पड़ोसी का फ़ायदा नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को बराबर की जगह मिले या उनके वेलफेयर की हम बात करें। खुद हिंदू समुदाय के लोगों को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ उनका खुद का फ़ायदा। क्योंकि आप ये पूरे यूरोप में देखिए और अमेरिका में ख़ासकर देखिए, आप जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, चाहे उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हो, चाहे उनके राइट्स की बात हो, चाहे उनकी फ्रीडम्स की बात हो, फेमिनिज्म की बात हो, प्रेस फ्रीडम, अगर आप अमेरिका में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्रेस फ्रीडम, देन यू हैव देयर अटेंशन। क्योंकि वहाँ पर सक्सेसफुली, बहुत कामयाब तरीके से वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों को ये बताने में कामयाब हुई है कि प्रेस फ्रीडम में, राइट्स में, इसके अलावा फ्रीडम में, और ये तमाम जो फैंसी टर्मिनोलॉजी है, ये फैंसी नहीं है, इसका सीधे सीधे आपके जीवन से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये एक सजेशन मैं इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर देना चाहती थी। यहाँ इतने सारे दिमाग बैठे हुए, सिर्फ वो लोग नहीं यहाँ जो 4 बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ जो कई 100 लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट करें, पहले सोचें इस बारे में कि कैसे इस टर्मिनोलॉजी को हम डे टू डे ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं, एंड कम अप विद योर सजेशंस। और उस सजेशन के बाद उन्हें अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनके ज़रिए आप पोस्ट कीजिए कि ये मेरा सजेशन है, अब आप बताइए आपका क्या सजेशन है। तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, और इस तरह से पूरी जंजीर बनेगी। और वो घेरा जिसका मैंने जिक्र किया था, उसी जंजीर से, उन कड़ियों से वो घेरा हम बना सकेंगे। क्योंकि हम इतने ख़राब दौर में जी रहे हैं जहाँ ऐसा लगता है हर रोज़, और मैंने आपको बताया कि मेरी माँ बताती थी मैं बचपन से बहादुर हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। मतलब ये समझ लीजिए मैं एक इम्पॉसिबली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ कि हर जगह अंधेरा छा रहा हो फिर भी एक सूरज की किरण में देख लेती हूँ। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे डीमोरलाइज कर पाती है, शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं हताश या निराश, या मतलब मुझे दुखी करना बहुत मुश्किल है। कोशिश करके देख लीजिए
लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर कई दिन ऐसे आते हैं जिसमें मुझे सुबह उठ के समझ में नहीं आता कि फिर मुझे वही बात करनी है, फिर मुझे वही लिंचिंग, वही नाइंसाफ़ी, वही गैर बराबरी, वही बुलडोज़र, घरों पे चलना, दुकानों पर चलना, लोगों की जो रोज़गार हैं वो तबाह हो रहे हैं। जिस कदर सोशल मीडिया पे लगातार लिंचिंग हो रही है, और सोशल मीडिया तो भूल जाइए आप ये सोचिए कि ये वो दौर है कि मेरे जैसे लोगों के लिए, मैं तो भूल चुकी हूँ कि मुझे कोई क्या कह रहा है ट्विटर पे, मैं उसको अब सीरियसली लेती भी नहीं हूँ, because I am just a tweet away, a news report away, or for that matter, a speech away from getting arrested, because people like me are in jail. तो जो ऑनलाइन ट्रोलिंग, ये सब ये समझ लीजिए 2000 मेरे ख्याल से 19-20 की बात है। 2023 में आप आज़ाद कैसे हैं, आप जेल के बाहर बैठे कैसे हैं? मुझे बाकायदा लोग फ़ोन करके कहते हैं कि तुम क्यों नहीं अरेस्ट हुई अभी तक, ऐसे भी पूछते हैं लोग, दोस्त बाकायदा, मतलब वो सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी डील हो गई है। और ख़ासकर उस दिन जब न्यूज़ क्लिक के ऊपर ये हमला हुआ, कई दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा, पूछते हैं कि भाई आप बाहर कैसे हैं। तो लोग इस पर हैरान नहीं हैं आजकल कि आप जेल में कैसे गए, वो इस पर हैरान है कि आप बाहर कैसे हैं। और जाहिर है उनका जो खौफ है या उनका जो असेसमेंट है उसमें कुछ भी गलत नहीं। अब ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल का पूरा आप इशू देख लीजिए, वेल मीनिंग लोग, यानी वो लोग जिनको मैं दरबारी सरकारी मीडिया का हिस्सा नहीं मानती, उनके अंदर भी इस कदर इस्लामोफोबिया है। मेरा अपना सोशल ग्रुप, अपना सोशल सर्कल, जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनके साथ कॉफ़ी पीने जाती हूँ, उनकी बर्थडेज़ में जाती हूँ, वो मेरी बर्थडेज़ में आते हैं, उनका जो कैजुअल इस्लामोफोबिया है वो नज़र आता है कि कैसे फ़िलिस्तीनियों के बारे में, मतलब हमास के बारे में जो कह रहे हैं वो तो कहें चलिए, फ़िलिस्तीनियों के बारे में उनकी राय क्या है। जो ये 40 बेबीज़ बेहेडेड वाली जो फेक न्यूज़ थी, जो पहले सही खबर थी, फिर वो फेक बन गई, फिर वो सही खबर हो गई, ये बाकायदा वेल मीनिंग जर्नलिस्ट ने उसको इतना ज़्यादा मजबूती के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया, ये बताने के लिए कि वो कितने न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव हैं, कि कैसे वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। जो पूरे अरब वर्ल्ड में अभी एक तरह की जो एक अरब सॉलिडारिटी या उससे मुस्लिम सॉलिडारिटी कह लीजिए आप, वो नज़र आ रही है। मेरे ही सोशल सर्कल के एक आदमी ने ये कहा, एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि देखो इन रेडिकलाइज्ड अरब लोगों को ये सड़क पर उतार कर सैलाब ला रहे हैं, ये पूरी सिक्योरिटी सिचुएशन को ख़राब कर देंगे, इससे इंडिया पर भी असर पड़ेगा। यानी एक अरब अगर दूसरे अरब के लिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अगर ये महसूस कर रहा है कि आप हज़ारों लोगों को मत मारिए, आप 10 लाख 12 लाख लोगों को मत कहिए कि अपने घर छोड़ के चले जाओ, चाहो तो समंदर में डूब जाओ या इजिप्ट चले जाओ, जो इज़राइल ये सब कह रहा है, और अगर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, अगर उस पर उन्हें ऑब्जेक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स हैं। तो क्या चाहते थे ये लोग? ये लोग चाहते थे कि इज़राइल जो कर रहा है, अपना आतंकवाद, अपना टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, वो इसी तरह से कंटिन्यू रखे, न कोई पत्रकार आवाज़ उठाए, न कोई एक्टिविस्ट आवाज़ उठाए, न कोई अरब में आवाज़ उठाए, न कोई अफ्रीका में आवाज़ उठाए, न कोई हिंदुस्तान में आवाज़ उठाए। MSNBC वहाँ का एक मेजर चैनल है, अभी मैं खबर पढ़ी थी कि वहाँ जो 3 बड़े उनके मुस्लिम प्राइम टाइम एंकर्स हैं, उनको इसी दौरान हटा दिया गया। यानी पिछले 4-5 दिनों में उनके प्राइम टाइम अपने शोज़ थे और उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व हैं। और उनमें से तीनों अरब नहीं हैं, वो मतलब सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में यही घटना मेरे साथ 15 साल पहले हो चुकी है। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा ये तो डेजा वू फीलिंग आ गई कि अमेरिका ने तब किया 15 साल पहले, 15 साल बाद किया। 15 साल पहले मेरे ही साथ हिंदुस्तान के बड़े सेक्युलर न्यूज़ रूम में ऐसे ही एक टेरर अटैक था, इसी तरह का नेशनल सिक्योरिटी इशू। उसी नेशनल सिक्योरिटी इशू के दौरान मुझे मेरी रिपोर्टिंग बीट से, रिपोर्टिंग असाइनमेंट से हटा दिया गया था। तो जो एक सो कॉल्ड मेजॉरिटेरियन जो थॉट प्रोसेस है, वो अमेरिका से लेकर, इंडिया से लेकर, अरब से लेकर अफ्रीका तक, न वक्त के साथ कुछ बदला नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। वो 15 साल पहले हुआ था, ये 15 साल बाद हो गया। बटला हाउस एनकाउंटर में कवर कर रही थी।
एक उन शुरुआती जर्नलिस्ट में से एक थी, पहली वीडियो जर्नलिस्ट में थी जो उस साइट पे पहुंची थी कवर करने के लिए। जब उस कवरेज को करके शाम में मैं वापस आई तो मुझे लगा कि शायद तालियों से इंतज़ार हो रहा होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी मेरी, इतनी बड़ी खबर और सबसे पहले मैं वहाँ पहुँची थी। वापस आई तो पता चला कि मुझे मेरी असाइनमेंट बीट से हटा दिया गया, और जिस तरह के कम्युनल हमले मेरे ऊपर हुए, मेरे पीछे भी और मेरे सामने भी, कि बताओ सिमी की मेंबर कैसी हो। तो पता नहीं, समझ में नहीं आया। जब ये MSNBC वाली खबर मैंने सुनी, मुझे लगता था कि शायद अमेरिका बेहतर करता होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक जो मेजॉरिटेरियन पूरा थॉट प्रोसेस है वो हर जगह एक ही जैसा है। इस्लामोफोबिया, कैजुअल इस्लामोफोबिया, इवन वो लोग जिनको हम लिबरल समझते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनको अपना दोस्त कहते हैं, वो लोग जिनको हम 2 AM फ्रेंड्स कहते हैं, उनके दौरान भी सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की नहीं होती कि BJP RSS वाले क्या कह रहे हैं, या मुझे BJP IT सेल के लोग दिन रात ट्रोल करते हैं, मुझे इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। एज आई सेड, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो एक छोटा सा लिबरल सर्कल है, उस लिबरल सर्कल का भी जब कंजर्वेटिज्म और उसका भी जब इस्लामोफोबिया देखती हूँ तो बिल्कुल एक तीर की तरह जाके दिल में लगता है कि फिर किसको अपना कहा जाए। कौन है वो लोग जो मेरे हैं, कौन सी वो बरादरी है जो मेरी है, कौन सा वो सर्कल है जो मेरा है, मेरा घर कौन सा है, मेरा दफ्तर कौन सा है, मेरे दोस्त कौन से हैं, मेरा परिवार कौन सा है। और अक्सर ऐसा होता है आजकल इस दौर में कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो लगता है बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये एक राइचियस जर्नलिस्ट बनने वाला, एक ऐसे इंसान का बनने वाला जो सच का साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है, एक ऐसा शख्स बनने का एक कोशिश जो कि सच का और हक का पहरेदार बनने की कोशिश कर रहा है, ये आसान नहीं है, बहुत आइसोलेटिंग है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।